संसार में हम बहुत से ऐसे समाजों को देख सकते हैं जो संख्या में तो कम है किंतु धन, संस्कृति आदि के मामले में विख्यात है। हमारे देश में पारसी समुदाय इसका अच्छा उदाहरण है। इसलिए संख्या के पीछे भागना कोई लाभदायक विचार नहीं है। वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि, 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणी पुत्र अच्छा है वाली सूक्ति तो सुविख्यात ही है। इसके पश्चात यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि मुख्य रूप से गरीबी ही विभिन्न जातियों, समाजों और देशों के मध्य विद्वेष का मूल कारण है। जब गरीबी को हटाया जाएगा, विद्वेष के मूल कारण खत्म होंगे और तब किसी को दूसरे के उत्पीड़न से डरने की जरूरत नहीं होगी। पाश्चात्य राष्ट्रों के उदाहरण से हमें ज्ञात होता है कि सभी जातियों एवं अस्त्रों के लोग आधुनिक गर्भ निरोधक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यह धारणा निराधार है कि रोमन कैथोलिक जन्म नियंत्रण के विरुद्ध है। फ्रांस एक रोमन कैथोलिक देश है, फिर भी यह देश अपने न्यून जन्म दर के लिए प्रसिद्ध है। 1932 में निम्नलिखित 10 देशों में जन्म दर बहुत ही कम थी। 1 स्वीडन 14.5, 2 जर्मनी 15.1, 3 ऑस्ट्रिया 15.2, 4 इंग्लैंड और वेल्स 15.3, 5 नॉर्वे 16.3, 6 ऑस्ट्रेलिया 16.4, 7 स्विट्जरलैंड 16.7, 8 न्यूजीलैंड 16.7, 9 अमेरिका 17.3, 10 फ्रांस 17.3। 3 सबसे न्यूनतम देशों में ऑस्ट्रेलिया पूरा और जर्मनी 1/3 कैथोलिक हैं। निम्नलिखित आंकड़े प्रमुख नगरों की जन्म दर को स्पष्ट करते हैं। ये सभी 1927 या 1928 के लिए हैं। 1 लंदन 16.1, 2 कोलोन 16.0, 3 जिनेवा 14.6, 4 मिलान 14.5, 5 तुरीन 13.2, 6 प्राग 12.5, 7 म्यूनिख 12.0, 8वां
वियना 10.6, लंदन को छोड़कर उपरोक्त सभी नगर पूर्ण रूप से रोमन कैथोलिक हैं, तथापि उन सभी की जन्म दर लंदन से कम है। इनमें से 3 मुसोलिनी की इटली में हैं। इस प्रकार की आशंका कि अन्य समुदाय के लोग नियंत्रण को तिरस्कृत कर जनसंख्या में प्रबल हो जाएंगे, एक बिल्कुल ही निराधार बात है। युद्धों के लिए उत्तरदायी राजनेताओं के व्याख्यानों से यह साफ साफ पता चलता है कि आधुनिक मुद्दों के मूल में जनसंख्या के दबाव के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक समस्याएं ही हैं। बर्नहार्ड कैसर, हिटलर, मुसोलिनी और मूरिग ने प्रायः इस बात पर स्पष्ट रूप से बल दिया है। उदाहरण के लिए एडोल्फ हिटलर ने अपनी पुस्तक मैन काम्फ में लिखा है, युद्ध से पहले जर्मन लोगों की असहनीय वृद्धि के कारण प्रतिदिन आवश्यक भोजन के प्रबंध का प्रश्न समस्त राजनीतिक और आर्थिक चिंतन तथा प्रक्रिया के सामने स्पष्ट रूप से आया। इसके आगे भी वह लिखते हैं, इस पृथ्वी पर केवल पर्याप्त मात्रा में स्थान ही किसी राष्ट्र के अस्तित्व की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। नेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट को हमारी जनसंख्या और भूमि के बीच असंगति को दूर करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। भूमि और क्षेत्र हमारी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पृष्ठ 728-35। हाल ही में 12 सितंबर 1938 को दिए गए अपने ऐतिहासिक भाषण में हिटलर ने कहा है, वे जर्मनी जहां 140 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में फूसे हुए हैं से अपेक्षा करते हैं कि वह अपने यहूदियों को रखें, जबकि शक्तिशाली देश जो प्रति किलोमीटर से कुछ ही लोग रहते हैं उनको नहीं चाहते। उसी तरह मुसोलिनी ने कहा है, हमें भूमि की जरूरत है क्योंकि हम लोग बहुप्रजनन हैं और वैसा ही रहने का विचार भी रखते हैं। फॉरेन अफेयर्स अक्टूबर 1926। इटली की यह मांग है कि सूर्य और भूमि के लिए उसकी निर्विवाद आवश्यकता सभी दूसरे देशों के द्वारा स्वीकृत हो। यदि वे ऐसा करने में असफल हो गए हैं तो इटली यह मामला अपने हाथ में
लेने के लिए बाध्य होगा। संडे टाइम्स 14 नवंबर 1926। उपाध्यक्ष माननीय सदस्य ने समय सीमा का अतिक्रमण कर दिया है। श्री बी के गायकवाड़ महोदय, क्या मैं समय सीमा जान सकता हूँ? उपाध्यक्ष आधा घंटा। श्री बी के गायकवाड़ महोदय, यह सूचना के लिए है। मेरी मान्यता है कि माननीय सदस्य जिन्होंने पिछला प्रस्ताव श्री श्रीकांत प्रस्तुत किया था, वह 1 घंटे से भी अधिक बोले थे। उपाध्यक्ष, समय बढ़ाना अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर है। श्री बी के गायकवाड़, क्या उस प्रकार का अनुग्रह दूसरे प्रस्ताव पर नहीं किया जा सकता है? श्री पी.जे. रोहम महोदय, मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ, किंतु मुझे सदन को कुछ और बातें भी बतानी है। अतः निवेदन है कि मुझे थोड़ा समय और देने की कृपा करें। इसलिए यह स्पष्ट है कि अस्थायी विश्व बंधुत्व के लिए प्रयत्नशील सभी लोग जनसंख्या बढ़ाने के किसी भी प्रयास का समर्थन न दें तथा यथासंभव जन्म नियंत्रण द्वारा जनसंख्या सीमित करने का प्रयास करें। यह डर कि जन्म नियंत्रण का प्रचार जनता को प्रभावित करने में असफल होगा और इस तरह के आंदोलन का परिणाम कुल वृद्धि के बदले कुलनाशी होगा। निराधार है। पाश्चात्य देशों के अनुभव ये बताते हैं कि निम्न वर्ग के लोग ज्यों ही गर्भ निरोधक की जानकारी उनको दी जाती है, इसका भरपूर लाभ उठाते हैं, क्योंकि उनके लिए इसकी आवश्यकता अधिक होती है। हमारे देश की अधिकांश जनता हालांकि अशिक्षित है, फिर भी वे अपने हित की बात अच्छी तरह समझती हैं। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ज्यों ही उन्हें इस नए आविष्कार की जानकारी दी जाएगी, इसको डालेंगे, वे इसका पूरी तरह से उपयोग करेंगे। ऐसे लोगों के लिए नसबंदी उपयोगी होगी। इसलिए सरकार और नगर निगम को अपने अपने अस्पतालों में तत्संबंधी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। स्वर्गीय प्रधानाचार्य गोले ने अपनी मराठी पुस्तक हिंदू धर्म आणि सुधारणम में साफ साफ लिखा है कि ग्रामीणों में भी बहुत सारे सद्गुण हैं और वास्तव में यही लोग
अच्छे नागरिक उपलब्ध कराते हैं। इस आंदोलन के विरोधियों ने इसकी निस्सारता दिखाने का प्रयास फ्रांस, जर्मनी और इटली का उदाहरण देकर किया है, लेकिन वे भूल गए कि हम उन देश का तब तक अनुसरण नहीं कर सकते हैं जब तक यह न सिद्ध हो जाए कि अपनी जनसंख्या वृद्धि करने का उनका प्रयास न्याय संगत है। सर्वप्रथम हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश की अपेक्षा इन देशों की जन्म दर बहुत कम है। हमारी जन्म दर 35 है, जबकि 1936 में इटली, फ्रांस और जर्मनी की जन्म दर क्रमशः 22.2, 15 और 19 थी। जर्मनी की जन्म दर 1900 में 33.6 थी, लेकिन 1933 में यह घटकर 14.7 हो गई। इसके पश्चात इटली और फ्रांस ने भी अपनी जन्म दर बहुत कम कर दी थी। 1851-55 में इंग्लैंड की जन्म दर 33.9 थी, लेकिन 1931 तक उसको घटाकर 15.3 कर दिया था। हमारे देश की जन्म दर विगत 50 साल से व्यवहारिक रूप से स्थिर है, इसलिए उसे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के प्रयास की नकल करना हमारे लिए अनुचित होगा। अपनी जात के लोगों की वृद्धि दर में कमी के लिए साम्राज्यवादियों का दुखी होना नितांत स्वाभाविक है। इसी कारण यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे सर्जन करो या मरो जैसे नारे लगाएं। तथापि यह आश्चर्यजनक है कि इन नारों ने कुछ शिक्षित लोगों में भी जन्म नियंत्रण के लाभ के बारे में संदेह उत्पन्न कर दिया है। इस विषय को फरवरी 1938 के द 19th Century एंड आफ्टर में छपी सर लियो सियोजा मनी का आलेख रिन्यू और डाई, सर्जन करो या मरो, स्पष्ट करता है। इस लेखक ने यह मान लिया है कि संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए गोरों का नेतृत्व आवश्यक है, और इसलिए उसने गोरों की घट रही संख्या को रोकने के लिए आवाज उठाई है। पहले तो बहुत से लोग यह मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि गोरों के प्रभुत्व ने विश्व को लाभान्वित किया है। दूसरे शिक्षित लोग इस दावे को किसी तरह मानने को तैयार नहीं होंगे कि गोरों की संख्या में कमी
से मानवता पर कोई विपत्ति आएगी। इसके अलावा इस व्यक्ति की सारी अभिधारणाएं भी गलत हैं। उसने इसे मान लिया है कि इंग्लैंड में जन्म दर धीरे धीरे कम होती जाएगी तथा 2035 में इसकी जनसंख्या घटकर 44 लाख रह जाएगी। परंतु वास्तविकता यह है कि इंग्लैंड में जन्म दर घटने के बजाय बढ़ रही है। सन 1933 में यह 14.4 थी, लेकिन जुलाई 1938 में यह 15.3 हो गई। उस प्रकार लेखक ने जहां अनुमान लगाया है कि इंग्लैंड और वेल्स की जनसंख्या 1940 में केवल 4,70,000 होगी, जबकि इसकी वास्तविक संख्या 1937 में भी 4,10,31,000 थी और यह 1,90,000 व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से यह बढ़ भी रही है। ये तथ्य दिखाएंगे कि ऐसे आलेखों से गुमराह होने से के लिए लोगों को सचेत रहना चाहिए। कभी कभी उत्प्रवासन को अत्यधिक जनसंख्या से मुक्ति पाने के उपाय के रूप में सुझाया जाता है, लेकिन यह उपाय भी बहुत आशाजनक नहीं है। किसी को भी उत्प्रवास के लिए विवश करना उसे निर्वासित करने के बराबर है। इसलिए इस उपाय पर ध्यान देने का प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत कम लोगों में अपना देश, जो देश अपने बचपन की यादों से, अपने मित्र तथा सगे संबंधियों की उपस्थिति से, अनुरूप जलवायु और कारणों से प्रिय बन गया है, उसे छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए, जिसकी जलवायु अनुरूप न होने का भय है और जहाँ के निवासियों की भाषा, आचरण और रीति रिवाज भी भिन्न है। प्रायः जो लोग दूसरे देशों में उत्प्रवास करना चाहते हैं, वे समर्थ, कर्मठ एवं अच्छे नागरिक होने के लायक होते हैं। ऐसे लोगों का देश छोड़कर जाना वास्तव में मातृभूमि के लिए हानिप्रद है। ये लोग अपने देश में भी आसानी से अपना भरण पोषण कर सकते हैं, किंतु उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें दूर देश में जाकर अपना भाग्य अच्छा करने के लिए उकसाती है। शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से विकलांग लोगों के लिए उत्प्रवासन व्यवहारिक दृष्टि से बेकार है और इन लोगों को सहायता की आवश्यकता है। केवल आवश्यक पूंजी की दृष्टि से विचार करने पर भी यह उपाय बहुतों को राहत
नहीं दे सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कम आबादी वाले देश भी दूसरों को समायोजित करने के इच्छुक नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बढ़ती जनसंख्या के लिए विस्तृत जगह की आवश्यकता होती है। कनाडा ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश है, जहाँ के निवासी मुख्य रूप से अंग्रेज ही हैं, किंतु वे इसके लिए बदनाम हैं कि उन्होंने वहाँ सामयिक कार्य करने गए इंग्लैंड के मजदूरों को भी अपने देश में बसने से मना कर दिया। युद्ध तो घनी आबादी वाले देशों के कम आबादी वाले देशों में प्रवेश करने के प्रयासों से आरंभ होते हैं। बर्मा की घटना जो हाल ही में और हमारे पड़ोस में घटी है, इसका उपयुक्त उदाहरण है। वहाँ के हाल के सांप्रदायिक दंगों का मूल कारण बर्मावासियों का यह भ्रम है कि भारतीय ने उनके भौतिक विकास में बाधा डाली है। घनी आबादी वाले देशों की तुलना में कम आबादी वाले देश बहुत ही कम हैं। जापान, इटली, जर्मनी, चीन एवं भारत सहित अनेक देश घनी आबादी वाले देश हैं। इन देशों से आए हुए प्रवासियों के लिए पर्याप्त स्थान जुटाना संभव नहीं है। इस संबंध में एक और भी बात उल्लेखनीय है। प्रवास अस्थायी रूप से किसी भी देश की जनसंख्या समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। हवा के समान बढ़ती जनसंख्या की भी रिक्त स्थान को तुरंत भरने की प्रवृत्ति होती है, जो पूर्व स्थिति की पुनरावृत्ति की ओर ही ले जाती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि जन्म नियंत्रण के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। कुछ लोग यह मानते हैं कि जब बाल विवाह बंद हो जाएंगे और वयस्क विवाह होने लगेंगे, तब जनसंख्या पर रोक लगेगी। किंतु यह धारणा भी निराधार ही है। सर्वप्रथम अपने देश में लड़कियों के विवाह की उम्र को पर्याप्त रूप से बढ़ाने में कई वर्ष बीत जाएंगे। लड़कियों में सबसे अधिक प्रजनन क्षमता 18 से 22 वर्ष की उम्र में होती है। पाश्चात्य देशों में लड़कियों का विवाह इस अवधि के बाद होता है, यानी वे तब विवाह करती हैं जब उनका सबसे अधिक प्रजनन क्षमता वाला समय समाप्त हो जाता है। लड़की की शादी की उम्र 14 वर्ष निर्धारित करने से संबंधित शारदा एक्ट को लागू करने में हमें
जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह आशा करना बेअर्थ है कि हमारे देश में स्त्रियां निकट भविष्य में 22 वर्ष की उम्र तक शादी स्थगित कर देंगी और जनसंख्या नियंत्रित की जा सकेगी। 1931 की जनगणना के साथ विशेष रूप से प्रजनन जांच के संबंध में श्री पी.के. वाटल ने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे इस प्रकार हैं। 1. 20 वर्ष से अधिक उम्र में ब्याही जाने वाली लड़कियों की अपेक्षा 20 वर्ष से कम उम्र में ब्याही जाने वाली लड़कियों कम बच्चे पैदा करती हैं। 2. 20 वर्ष से अधिक उम्र में ब्याही गई माँ के बच्चों की तुलना में 20 वर्ष से कम उम्र में ब्याही गई माँ के बच्चों की जीवित रहने की दर बहुत ही कम होती है। इन निष्कर्षों से हमें पता चलता है कि सामान्यतः वयस्क विवाह के प्रचलित होने पर भी पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या नियंत्रित किए जाने की कोई संभावना नहीं है। बहुत से बच्चे प्रौढ़ अवस्था तक जीवित रहेंगे। इसलिए हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी के बजाय वृद्धि की ही अधिक संभावना है। जर्नल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे अंक 3 मई 1934 में छपे आलेख फर्टिलिटी डाटा ऑफ द इंडियन सेंसस ऑफ 1931 में बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने लिखा है, प्रजनन और लड़की के विवाह के बीच के सह संबंध का उपरोक्त अस्थायी निष्कर्ष अगर सही साबित होता है तो लड़की की वैवाहिक आयु में वृद्धि के साथ जो आवश्यक भी है वैवाहिक प्रजनन में भी वृद्धि होगी। मैं मानता हूँ कि वैसे ही हमारी आबादी बहुत अधिक है और इसकी वृद्धि अवांछनीय है। इसे उच्च दर पर बढ़ाने का प्रयास आत्मघाती होगा। लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने के प्रयास के साथ ही हमें जन्म नियंत्रण का भी एक व्यापक अभियान चलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उचित आयु में विवाह नहीं किए जाने वाले लोगों द्वारा ही वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलता है और इसके अन्य दुष्परिणाम भी निकलते हैं। इसलिए यदि हमारा लक्ष्य उचित आयु पर विवाह है तो हमारे लिए जन्म नियंत्रण का सहारा लेना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण की
स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता जनसंख्या वृद्धि को कम करेगी भी तर्कसंगत नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता में भी किसी व्यक्ति को वासना के चंगुल से छुड़ाने का सामर्थ्य नहीं है। कुछ ही स्त्रियां आजीवन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन कर सकती हैं, इसलिए यह उपाय भी निष्फल प्रतीत होता है। अभी भी निम्न वर्ग की स्त्रियां अपनी आय से अपने परिवार की वास्तविक सहायता कर रही हैं, किंतु इससे ऐसा नहीं लगता कि उनको परिवार सीमित करने में कोई सहायता मिली है। कुछ लोगों का विचार है कि यद्यपि जन्म नियंत्रण चिकित्सा और स्वास्थ्य के आधारों पर अनिवार्य हो सकता है, पर आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु यह आवश्यक नहीं है। वे कहते हैं कि हमारे देश में आर्थिक और कृषि संबंधी विकास की बहुत संभावना है और इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास हमारे देश की जनता के जीवन स्तर को पर्याप्त रूप में सुधारेंगे, किंतु ध्यान से परखने पर यह दृष्टिकोण भी तर्कसंगत नहीं पाया गया है। पर्याप्त पूंजी और धनी ग्राहकों की कमी हमारे उद्योगों के किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण विकास में बाधा डालेगी। उसी प्रकार उपजाऊ भूमि, वर्षा और उर्वरकों की कमी हमारे कृषि उत्पादन की किसी भी वास्तविक वृद्धि के मार्ग में बाधा डालती है। असम के सिवाय ऐसी बहुत कम उपजाऊ भूमि है जिसका कृषि के लिए अभी तक उपयोग न किया गया हो। बर्मा में अब भी पर्याप्त भूमि पर खेती नहीं की गई है और उस प्रांत की ऐसी भूमि के आंकड़े ने बहुतों को इस भ्रम में डाल दिया है कि भारत में अब भी पर्याप्त अन्न ज्योति उपजाऊ भूमि है। हमारे प्रांत में 86.4% भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है और यह संदेहास्पद है कि क्या शेष भूमि का एक छोटा टुकड़ा भी किसी महत्व का है। भारतीय कृषि पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार की काफी भूमि बेकार है। हमारे देश में कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भाग पर्याप्त उर्वरक के अभाव और निरंतर फसल उगाने से बंजर हो गया है। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण हमारे देश में वनों एवं चारागाहों की कमी हो गई है। कनाडा में 34.3% कृषि भूमि प्रतिशत कृषि योग्य भूमि चारागाह के लिए सुरक्षित है। इसका अनुपात फ्रांस में
21.5, इटली में 18.3, जर्मनी में 14.3, किंतु हमारे देश में केवल 1.6 है। ये आंकड़े स्पष्ट करेंगे कि हमारे पशुओं की हालत इतनी खराब है। जहां भी दृष्टि डालें हमें पशु कंकाल रूप में ही दिखाई देते। यद्यपि हमारे देशवासी अपने मानवतावाद पर गर्व करते हैं, पर उन्होंने भूमि के लिए अपने संघर्ष में मूक प्राणियों को अन्यायपूर्वक उसके चारागाह से वंचित कर अधिकाधिक भूमि कृषि कार्य के लिए ले ली है। इसलिए हमारी कृषि को उपयोगी पशुओं एवं गोबर जैसे प्राकृतिक खाद आदि के अभाव में नुकसान हो रहा है। अतः इसमें पर्याप्त सुधार ला पाना बहुत कठिन है। कुछ लोग जापान और चीन में प्रति एकड़ वृहत पैमाने पर उत्पादित चावल की बात करते हैं और यह आशा करते हैं कि हमारे यहाँ भी महत्वपूर्ण रूप से इस फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तथापि उन देशों में उत्पादित चावल के आंकड़ों की सच्चाई संदेहास्पद है। इटली के भूतपूर्व विदेश मंत्री काउंट कार्लो स्फोरा का द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड जापान विषयक आलेख न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाली मासिक इंटरनेशनल कंसिलिएशन के हाल ही के अंक में छपा है। इसमें उल्लेख है कि सन 1900 से जापान में प्रति एकड़ चावल उत्पादन में भारी कमी हुई है। ऐसे बहुत से साक्ष्य जिनसे सिद्ध होता है कि कृषि संबंधी जापान के आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इस तथ्य को भी स्वीकार करना चाहिए कि जापान को समय अनुसार एवं वर्ष भर वर्षा तथा सुविस्तृत वनों की प्राकृतिक देन है। उसके कारण उसके उपयुक्त जलवायु भी पर्याप्त है। इस तरह की समस्त सुविधाओं का संयोग एक ही स्थान पर शायद ही कहीं देखा जा सकता है। यद्यपि यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि स्वशासन हमारी जनता की उन्नति को कुछ प्रभावित कर सकता है, पर हम लोगों की आर्थिक स्थिति में किसी भी स्थायी और पर्याप्त सुधार की आशा तब तक नहीं कर सकते जब तक जनसंख्या वृद्धि को सोच समझकर नियंत्रित नहीं किया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, जनसंख्या अवसर का लाभ उठाकर
तेजी से बढ़ने लगती है और इस प्रकार यह विशेष प्रयासों से अर्जित सभी लाभों को व्यर्थ कर देती है। वैज्ञानिकों के इस प्रकार के अनुभवों ने यह सोचने के लिए विवश किया है कि जब तक जन्म नियंत्रण के द्वारा जनसंख्या को सीमित करने के उपायों के साथ साथ आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास नहीं किए जाते हैं, तब तक लोगों के जीवन स्तर में कोई स्थायी और वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती है। लोगों की स्थिति में बहुमुखी सुधार लाने के लिए मात्र स्वराज सामर्थ्यहीन है। इस तथ्य को अनेक देशों के उदाहरणों ने पूरी तरह सिद्ध कर दिया है। यद्यपि निम्न जन्म दर सहित अनेक कारणों से हमारे देशवासियों की अपेक्षा अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों के निवासियों की आर्थिक दशा बहुत अच्छी है और हमारे बहुत से देशवासियों को गरीबी के कारण पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, फिर भी इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। यहाँ तक कि वहाँ भी आदर्श स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जीवन स्तर बनाए रखने में बहुतों को परेशानी होती है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के अनुसार 1/3 अमेरिकियों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। इसका एक कारण यह है कि वहाँ भी अपेक्षित मात्रा में जन्म नियंत्रण व्यवहार में नहीं लाया जाता है। नए बसे हुए देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास पर्याप्त उपजाऊ भूमि है और इसलिए इन देशों के लोगों को घनी आबादी वाले देशों के लोगों की अपेक्षा अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थ मिलते हैं। इटली और ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत के आंकड़े दिए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एक कॉलम, इटली दूसरा कॉलम। आइटम: दूध एवं उसके उत्पाद गैलन 102.23, मांस पौंड में 202.23, फल पौंड 104.40, चीनी पौंड 107.18, गेहूँ पौंड 297.351। गेहूँ के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों की खपत इटली की अपेक्षा ऑस्ट्रेलिया में अधिक मात्रा में होती है। हॉलैंड जैसे देश, जिन्होंने जन्म नियंत्रण के द्वारा अपनी जन्म दर कम की है, विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक खुशहाल हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की मात्रा 1.25 तोला है
आहार विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन कम से कम 1 पॉइंट दूध की मात्रा मिलनी चाहिए। जन नियंत्रण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी स्थिति लाना है जिसमें प्रत्येक देश ने अपनी जन्म दर इतनी कम कर दी हो कि वे अपने उत्पादन के द्वारा ही अपनी आबादी का उत्तम प्रकार से भरण पोषण करने में समर्थ हो। कुछ लोगों का विचार है कि मानव जाति के लिए आधुनिक वैज्ञानिक खोजों ने खाद्यान्न समस्या हल कर दी है और वर्तमान आर्थिक समस्या का मूल कारण मात्र कुवितरण है। उनके विचार में संपत्ति का सुवितरण ही सर्वत्र संपन्नता लाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संपत्ति विभाजन में कई स्थानों पर अन्याय व्याप्त है और प्रत्येक निष्पक्ष समाज सेवी को इस संबंध में उत्पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। फिर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संपत्ति का समविभाजन मात्र ही जनता की भौतिक स्थिति को अस्थायी रूप से सुधारने में तब तक समर्थ नहीं हो सकेगा जब तक कि जनसंख्या वृद्धि को परिवार परिसीमित द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। समस्त संपत्ति का मुख्य स्रोत होने के कारण भूमि सबके लिए तब तक पर्याप्त नहीं हो सकती है जब तक कि अधिक से अधिक उपजाऊ भूमि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में नहीं आती है। सर डेमियल हॉल और प्रोफेसर ईस्ट जैसे कृषि विशेषज्ञ यह बताते हैं कि पश्चिमी यूरोपीय मानदंड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण के लिए 2.5 एकड़ कृषि योग्य भूमि पर लोगों को निर्वाह करना पड़ता है। भारत में तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कृषि योग्य भूमि के 1 एकड़ का 3/4 भाग ही है और जैसा कि पहले बताया गया है, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के मतानुसार इस देश में अत्यधिक बंजर भूमि व्यवहारिक रूप से बेकार है। यह विचार रासायनिक उर्वरकों के आगमन से उर्वरक समस्या हल हो गई है सही नहीं है। सभी स्थानों पर कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बम्बई सरकार के सेवानिवृत्त एक कृषि केमिस्ट राव बहादुर DL सहस्त्रबुद्धे MAG और अंदर तक जा MSc ने अक्टूबर 1936 के सह्याद्री के अपने आलेख में यह लिखा है
अनुभव यह दर्शाता है कि सभी स्थानों पर कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो फिर रासायनिक उर्वरकों के साथ प्राकृतिक उर्वरक जैसे गाय आदि के गोबर का भी प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा ये कृत्रिम उर्वरक फसल के अनुकूल साबित नहीं होंगे। इसी प्रकार ऐसी फसलों को जिनमें रासायनिक उर्वरकों इसे डुबकी लगवा देना प्रयोग किया जाता है, यहीं पे लगवा दो। उनको नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नाइट्रेट और फास्फेट ये दो मुख्य उर्वरक हैं और इनमें से एक का उपयोग दूसरे के बिना बेकार है। फास्फेट की आपूर्ति भी बहुत सीमित है। सर फ्रेडरिक कीवल ने कहा है, संसार की प्रायः सारी भूमि में फास्फेट की कमी है। फर्टिलाइजर्स एंड फूड प्रोटेक्शन 1932 पृष्ठ 22। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है, क्रुक्स द्वारा नाइट्रोजन समस्या के हल ने हमें बचाने के बदले अद्वितीय फास्फेट के भंडारों को व्यय होने की गति तीव्र कर दी है और हमें विनाश के समीप पहुंचा दिया है। प्रायः सभी स्थानों पर वनों की कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप जल एवं उर्वरकों की भी कमी होती गई है। वर्तमान कांग्रेस सरकार बम्बई प्रेसिडेंसी की जनता को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। सुनिए सुनिए, लेकिन जब तक जन नियंत्रण के द्वारा जनसंख्या समस्या का हल नहीं ढूंढा जाता, तब तक उसके सारे प्रयास विफल ही रहेंगे। उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य अब अपनी टिप्पणी का समापन करें। श्री P.J. रोहम। हाँ महोदय, डॉक्टर राधा कमल बनर्जी ने अपनी पुस्तक फूड प्लानिंग फॉर 100 मिलियन में कहा है, जब तक जनसंख्या वृद्धि पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती, तब तक कोई भी उपाय अस्थायी ही रहेगा, जैसा कि चीन में हुआ है। क्योंकि पृथ्वी जितना भरण पोषण करने में समर्थ होगी, उतनी अधिकतम मात्रा में जनसंख्या जल्दी नहा तेजी से बढ़ेगी। बैटरी खत्म होने वाली है। जनसंख्या शैक्षिक सुविधाओं की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ेगी और कर देने योग्य क्षमता मुश्किल से ही बढ़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि मात्र खाद्यान्न आपूर्ति की दृष्टि से ही जनसंख्या के दबाव को नहीं परखा जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या पुनर्समायोजन को अधिक कठिन बनाती है। हमें यह
स्वीकार करना चाहिए कि तर्क संगत परिवार नियोजन एवं जन समूह को जन्म नियंत्रण के संबंध में शिक्षित किया जाना जनसंख्या वृद्धि को रोकने के सबसे प्रभावी उपाय है। बम्बई भारत का प्रवेशाद्वार है और यह आंदोलन इसी द्वार से भारत में आया है। इसलिए यह उपयुक्त होगा कि इस आंदोलन को इसी प्रांत में आगे बढ़ाया जाए। कुछ ही लोगों को इस प्रकार के कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होता है जिससे उनका नाम असर होगा। जन नियंत्रण आंदोलन ने हमारी प्रांतीय सरकार को ऐसा अवसर प्रदान किया है और यह आशा की जाती है कि वह इस प्रकार को यूं ही नहीं जाने देगी बल्कि अपने और जनहित के लिए इसका पूरा उपयोग भी